हेलो एवरीबॉडी, फाउंडेशन एग्री क्लासेस के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज हम उस फसल की कहानी में उतरेंगे जो हमारी थाली का सबसे अहम हिस्सा है, गेहूं। लेकिन ये सिर्फ एक फसल की कहानी नहीं है, ये कहानी है एक छोटे से जीन की जिसने एक देश को भुखमरी से बचाया। और अब ये कहानी एक नई चुनौती का सामना कर रही है, बदलता मौसम। क्या गेहूं भविष्य के लिए तैयार है? चलिए आज इसकी पूरी पड़ताल करते हैं। बिल्कुल, गेहूं को यूं ही अनाजों का राजा नहीं कहते। इसकी कहानी हजारों साल पुरानी है और आज भी ये दुनिया की सियासत से लेकर हमारे घर की रसोई तक हर जगह मौजूद है। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं कि आखिर ये पौधा है क्या। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी पहचान से शुरू करते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम, इसका परिवार, ये सब क्या है? इसका जो सबसे आम वैज्ञानिक नाम है वो है ट्रिटिकम एस्टिवम, जिसे हम ब्रेड व्हीट भी कहते हैं। और ये ग्रामिने यानी कि घास परिवार का ही एक सदस्य है। अच्छा, घास परिवार का। हाँ, और इसकी जड़ें मतलब इसकी उत्पत्ति दक्षिण पश्चिम एशिया, खासकर आज के तुर्की में मिलती है। मैंने सुना है कि इसके जेनेटिक्स मतलब इसके गुणसूत्रों में कुछ बहुत खास बात है जो इसे बाकी फसलों से अलग बनाती है। वो क्या मामला है? हाँ, और यही गेहूं की सबसे दिलचस्प कहानी है। ये कोई साधारण पौधा नहीं है, बल्कि इसे आप एक सुपर हाइब्रिड कह सकते हैं, जो प्रकृति में खुद बना। सुपर हाइब्रिड? वो कैसे? हजारों साल पहले 3 अलग-अलग जंगली घासों का आपस में मेल हुआ और उन तीनों के जेनेटिक गुण मिलकर आज का गेहूं बना। इसीलिए वैज्ञानिक भाषा में इसे एलो हेक्साप्लॉइड कहते हैं। ओके। और इसके गुणसूत्रों की संख्या 2n बराबर 42 होती है। ये मजबूती इसे एक तरह से विरासत में मिली है। वाह, मतलब ये पैदाइशी तौर पर ही बहुत मजबूत है, तभी शायद ये दुनिया भर में इतना कामयाब है। अगर पैदावार की बात करें तो दुनिया में और भारत में कौन कहाँ खड़ा है? दुनिया में देखें तो एक मजेदार बात है। रकबे यानी जितने एरिया में गेहूं बोया जाता है उसमें भारत नंबर 1 पर है। लेकिन उत्पादन यानी कुल पैदावार में चीन हमसे आगे है। और अगर प्रोडक्टिविटी यानी प्रति हेक्टेयर उपज की बात करें तो उसमें यूके सबसे आगे है। और भारत के अंदर राज्यों में कैसा मुकाबला है? भारत में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल तो उत्तर प्रदेश के पास है, लेकिन उत्पादन में अब मध्य प्रदेश सबसे आगे निकल गया है। अच्छा। हाँ, और प्रोडक्टिविटी यानी पैदावार का रिकॉर्ड बनाने में पंजाब हमेशा की तरह सबसे आगे है। ये तो हुई आज की बात, लेकिन आपने कहा था कि गेहूं की कई किस्में हैं। क्या हम उन्हें मोटे तौर पर समझ सकते हैं? जरूर। गुणसूत्रों के आधार पर इसके 3 मुख्य परिवार हैं। एक है डिप्लॉइड, जिसमें 14 गुणसूत्र होते हैं। ये बहुत पुरानी किस्में हैं। फिर आता है टेट्राप्लॉइड परिवार, जिसमें 28 गुणसूत्र होते हैं। ओके। इसमें 2 किस्में भारत में काम की हैं। एक है एमर व्हीट, जिससे दक्षिण भारत में उपमावू जैसी डिश बनती है। और दूसरा है ड्यूरम या मैक्रोनी व्हीट। अच्छा, जैसा नाम से ही लग रहा है, मैक्रोनी व्हीट। हाँ बिल्कुल, इससे सूजी, रवा, पास्ता जैसी चीजें बनती हैं। ये मध्य और दक्षिण भारत के जो सूखाग्रस्त इलाके हैं उनके लिए बहुत अच्छा माना जाता है। और तीसरा परिवार जो शायद सबसे जरूरी है। हाँ, तीसरा और सबसे बड़ा परिवार है हेक्साप्लॉइड, जिसमें 42 गुणसूत्र होते हैं। और इसी का बादशाह है हमारा कॉमन ब्रेड व्हीट, ट्रिटिकम एस्टिवम। मतलब जिससे हम रोटी खाते हैं। बिल्कुल, भारत के लगभग 87% हिस्से पर यही उगता है। हमारी रोटी, ब्रेड, बिस्किट सब कुछ इसी से बनता है। और यही वो गेहूं है जिसे डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग मेक्सिको से भारत लाए थे और जिसने हरित क्रांति की नींव रखी। हरित क्रांति की बात आई है तो यहाँ एक जीन का जिक्र करना बहुत जरूरी है, नॉरिन 10। ये क्या था और इसने ऐसा क्या जादू कर दिया? ये कोई जादू नहीं, बल्कि विज्ञान का कमाल था। नॉरिन 10 वो जादुई जेनेटिक कोड था जिसने हरित क्रांति को मुमकिन बनाया। सोचिए, पहले गेहूं के पौधे लंबे होते थे और जैसे ही किसान अच्छी पैदावार के लिए ज्यादा खाद पानी डालते, पौधे अनाज के वजन से गिर जाते होंगे। बिल्कुल, फसल बर्बाद। नॉरिन 10 जीन ने पौधों को छोटा और मजबूत बना दिया। नतीजा, पौधे बिना गिरे ज्यादा खाद और पानी सह पाए और पैदावार में एक ऐसा उछाल आया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। ये तो सच में क्रांतिकारी बदलाव था। कुछ और ऐसी छोटी छोटी मगर मोटी बातें जो गेहूं को खास बनाती हैं। हाँ, जैसे गेहूं की रोटी जो फूलती है उसका रास है ग्लूटेन नाम का प्रोटीन। ये लगभग 8 से 11% तक होता है। अच्छा। एक और दिलचस्प बात है टेस्ट वेट, यानी 1000 दानों का वजन। गेहूं के 1000 दानों का वजन करीब 40-42 ग्राम होता है, जबकि इसका सबसे बड़ा दुश्मन खरपतवार, गेहूं का मामा,
उसके 1000 दानों का वजन सिर्फ 2 ग्राम होता है। ओह, सिर्फ 2 ग्राम? ये अंतर तो बहुत काम आता होगा। जी, ये अंतर किसानों के लिए बीज साफ करने में बहुत काम आता है। अच्छा, तो एक अच्छी फसल के लिए जमीन और मौसम कैसा होना चाहिए? गेहूं की क्या पसंद है? गेहूं को आप ऐसे समझिए कि इसे ठंडा सिर और गर्म पैर पसंद है। मतलब जब पौधा बढ़ रहा हो तो उसे ठंडा और नम मौसम चाहिए, लेकिन जब दाना पकने का समय आए तब उसे गर्म और सूखी धूप चाहिए। तापमान की बात करें तो अंकुरण के लिए 20-25 डिग्री सेल्सियस, कल्ले फूटने के लिए 16-20 डिग्री और दाना भरने के लिए 23-25 डिग्री सेल्सियस तापमान सबसे अच्छा रहता है। और अगर दाना भरते समय तापमान 25 डिग्री से ज्यादा हो जाए, जैसा आजकल अक्सर हो रहा है? यही तो आज की सबसे बड़ी चुनौती है। अगर उस समय तापमान ज्यादा हो गया तो दाना सिकुड़ जाता है, उसका वजन कम हो जाता है और सीधा असर पैदावार और किसान की आमदनी पर पड़ता है। और मिट्टी? जहां तक मिट्टी की बात है तो दोमट मिट्टी, जिसका पीएच 6.5 से 7.5 के बीच हो, गेहूं के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। ठीक है, तो मान लीजिए हमने जमीन और मौसम को समझ लिया। अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि इस जमीन में बीज कौन सा डालें? सुना है कि गेहूं की इतनी किस्में हैं कि किसान भी कंफ्यूज हो जाते हैं। हाँ, किस्में बहुत हैं, लेकिन उन्हें समझना आसान है। बौनेपन के आधार पर इनकी 3 पीढ़ियां आईं। पहली थी सिंगल जीन वाली, जैसे सोनालिका, जो बहुत लोकप्रिय हुई। हाँ, सोनालिका का नाम तो बहुत सुना है। जी। फिर आई डबल जीन वाली किस्में, जैसे कल्याण सोना, जो और भी बेहतर थीं। और आखिर में आई ट्रिपल जीन किस्में, जैसे हीरा, जो सबसे छोटी थीं। पर किसानों को इन्हें संभालने में कुछ दिक्कतें आईं, इसलिए डबल जीन वाली किस्में आज भी सबसे ज्यादा चलन में है। एक मिनट, म्यूटेंट किस्में? ये तो साइंस फिक्शन जैसा लगता है। क्या हम सच में रेडिएशन या केमिकल से गेहूं के जीन बदलकर नई किस्में बनाते हैं? बिल्कुल, विज्ञान इसी तरह काम करता है। गामा किरणों या रसायनों से बीजों के डीएनए में बदलाव करके नई खूबियां पैदा की जाती हैं। शरबती सोनोरा और पूसा लर्मा इसी तकनीक से बनी बेहतरीन किस्में हैं। कमाल है। इनके अलावा ये कुछ किस्में अपनी खासियत के लिए जानी जाती हैं, जैसे C306, जो बिना सिंचाई वाले इलाकों के लिए है और इसकी रोटी बहुत अच्छी बनती है, या फिर राज 377, जो खारी जमीन में भी उग जाती है। तो ये तो हो गई किस्मों की बात। अब आते हैं बुआई पर। सही समय, सही मात्रा और सही तरीका क्या है? अगर पानी की सुविधा है तो नवंबर का पहला पखवाड़ा, यानी 1 से 15 नवंबर तक का समय बुआई के लिए सबसे अच्छा है। जहां पानी की कमी है वहां थोड़ी जल्दी, यानी अक्टूबर के दूसरे पखवाड़े में बुआई कर देनी चाहिए। और बीज कितना लगता है 1 हेक्टेयर में? सामान्य तौर पर 100 किलो बीज प्रति हेक्टेयर काफी है, लेकिन अगर बुआई में देर हो गई है तो पौधे को बढ़ने का कम समय मिलता है, इसलिए हम बीज की मात्रा बढ़ाकर 125 किलो कर देते हैं। ओके, और दूरी? दूरी की बात करें तो लाइन से लाइन की दूरी 22 सेंटीमीटर रखी जाती है। मैंने सुना है कि बीज को कितना गहरा बोना ये भी किस्म पर निर्भर करता है। ये क्या लॉजिक है? इसका सीधा संबंध पौधे के कोलियोप्टाइल से है। ये बीज से निकलने वाला पहला अंकुर होता है जो जमीन से बाहर आता है। ट्रिपल जीन वाली किस्में ज्यादा बोनी होती हैं तो उनका अंकुर छोटा होता है, तो उन्हें ज्यादा गहरा नहीं बो सकते। बिल्कुल, उन्हें 3-4 सेंटीमीटर से ज्यादा गहरा नहीं बोना चाहिए, वरना वो बाहर ही नहीं निकल पाएगा। वहीं सिंगल जीन वाली लंबी किस्मों को 5-6 सेंटीमीटर गहरा बो सकते हैं। औसत गहराई 5 सेंटीमीटर अच्छी मानी जाती है। चलिए अब सबसे जरूरी चीज पर आते हैं, पानी। गेहूं को कब और कितना पानी चाहिए? वो कौन सा समय है जब पानी देना ही देना है? गेहूं की जिंदगी में एक गोल्डन वीक होता है, बुवाई के 21 दिन बाद का हफ्ता। इसे हम CRI या ताजमूल अवस्था कहते हैं। CRI? हाँ, क्राउन रूट इनिशिएशन। इसी समय पौधे की असली जड़ें निकलना शुरू होती हैं, जो उसे पूरी जिंदगी पोषण देंगी। अगर इस 1 हफ्ते में पानी की कमी हो गई तो समझिए पौधे की नींव ही कमजोर रह गई। बाद में आप कितना भी पानी दें, वो नुकसान पूरा नहीं हो सकता। पैदावार 40% तक घट सकती है। मतलब अगर किसान के पास सिर्फ एक बार सिंचाई का पानी हो तो उसे 21वें दिन ही देना चाहिए? बिल्कुल, ये पहली और सबसे जरूरी सिंचाई है। अगर 2 सिंचाई का पानी है तो दूसरा पानी फूल आने पर दें, और अगर 3 सिंचाई कर सकते हैं तो पहली CRI पर, दूसरी गांठें बनते समय और तीसरी दूध बनते समय, यानी मिल्किंग स्टेज पर देनी चाहिए। पानी के साथ साथ खुराक भी जरूरी है।
तो 1 हेक्टेयर खेत में कितनी खाद डालनी चाहिए? एक संतुलित खुराक के लिए 120 किलो नाइट्रोजन, 60 किलो फास्फोरस और 40 किलो पोटाश प्रति हेक्टेयर की सिफारिश की जाती है। 120, 60, 40। जी, लेकिन इसे देने का एक तरीका है। फास्फोरस और पोटाश की पूरी मात्रा और नाइट्रोजन की आधी मात्रा बुवाई के समय ही जमीन में दे दें। बची हुई आधी नाइट्रोजन पहली सिंचाई के समय दें, ताकि जब पौधा तेजी से बढ़ना शुरू करे तो उसे तुरंत खुराक मिल जाए। अब बात करते हैं फसल के दुश्मनों की। सबसे पहले तो खरपतवार, जो बिन बुलाए मेहमान की तरह फसल का खाना पानी छीन लेते हैं। इनसे कैसे निपटा जाए? समय सबसे जरूरी होता है। इस समय खेत साफ रहना चाहिए। गेहूं में 2 तरह के खरपतवार मुख्य रूप से परेशान करते हैं। चौड़ी पत्ती वाले जैसे बथुआ और सकरी पत्ती वाले यानी घास। और इन घासों में सबसे कुख्यात है गेहूं का मामा या गुल्ली डंडा। इसका नाम ही बड़ा अजीब है। हाँ, क्योंकि ये शुरुआती अवस्था में बिल्कुल गेहूं जैसा ही दिखता है। इसे मिमिक्री वीड कहते हैं। किसान धोखा खा जाते हैं। पहले इसके लिए आइसोप्रोचुरान नाम की दवा आती थी, लेकिन अब इस खरपतवार ने उसके खिलाफ अपनी ताकत बना ली है। वो दवा बेअसर हो गई है। तो अब क्या इस्तेमाल होता है? अब सल्फोसल्फ्यूरॉन जैसी नई दवाइयां इस्तेमाल होती हैं। लेकिन क्या ये अनथीन दौड़ नहीं है? हम एक खरपतवार नाशक लाते हैं, खरपतवार उसके प्रतिरोधी हो जाते हैं, फिर हम दूसरा ले आते हैं। क्या इसका कोई और टिकाऊ समाधान नहीं है? आपका सवाल बहुत वाजिब है। ये वाकई एक बड़ी चुनौती है। इसीलिए अब वैज्ञानिक सिर्फ रसायनों पर निर्भर रहने के बजाय इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट पर जोर दे रहे हैं, जिसमें फसल चक्र अपनाना, सही समय पर बुवाई करना और फिर जरूरत पड़ने पर सही रसायन, इन सब का मिला जुला प्रयोग शामिल है। खरपतवार के अलावा बीमारियों का भी बड़ा खतरा रहता है। गेहूं की सबसे बड़ी बीमारियां कौन सी हैं? गेहूं में सबसे आम और विनाशकारी बीमारी है रस्ट, जिसे रोली या गिरुई भी कहते हैं। ये 3 तरह की होती है, भूरी, पीली और काली। ये फंगस हवा से फैलती है और पूरी की पूरी फसल को बर्बाद कर सकती है। और मैंने गेहूं का कैंसर नाम की एक बीमारी के बारे में भी सुना है। ये क्या है? वो करनाह बंठ नाम की बीमारी है। इसे ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि इससे संक्रमित दानों से सड़ी हुई मछली जैसी गंध आने लगती है। अगर अनाज में इसका एक भी दाना मिल जाए तो पूरी खेप रिजेक्ट हो सकती है। बाप रे। हाँ, मुझे याद है एक बार एक मंडी में पूरा का पूरा ट्रक लौटा दिया गया था, सिर्फ इसलिए क्योंकि कुछ बोरों में करनाल बंठ की शिकायत थी। ये किसानों के लिए एक बहुत बड़ा आर्थिक झटका होता है। ये तो बहुत गंभीर है। और कीटों में कौन सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है? कीटों में दीमक एक मूक हत्यारे की तरह है, जो जमीन के नीचे ही जड़ें खा जाती है और ऊपर से पता भी नहीं चलता। इसके अलावा आर्मी वर्म पत्तियों को खाती है और एफिड्स या माहू पत्तों का रस चूसकर पौधे को कमजोर कर देते हैं। ठीक है, तो हमने बुआई से लेकर फसल की सुरक्षा तक का पूरा सफर समझ लिया। अंत में अगर हम पूरी कहानी को कुछ मुख्य बिंदुओं में समेटना चाहें तो वो क्या होंगे? जरूर। अगर हम गेहूं की खेती के सफर को देखें तो कुछ पड़ाव सबसे अहम है। पहला, बुनियाद। ये समझना कि गेहूं एक नेचुरल सुपर हाइब्रिड है और नॉरिन-10 जैसे जीन ने इसे आज का रूप दिया। दूसरा, सही शुरुआत। नवंबर के पहले पखवाड़े में सही गहराई पर सही किस्म का चुनाव करना। तीसरा, सिंचाई वाला पॉइंट होगा। बिल्कुल, एक जरूरी तारीख। बुआई के 21 दिन बाद होने वाली CRI सिंचाई को कभी न भूलना। ये फसल की जीवन रेखा है। फिर संतुलित भोजन, 120-60-40 के अनुपात में NPK की खुराक सही समय पर देना। और आखिर में दुश्मनों से बचाव। हाँ, पहले 30-40 दिन खरपतवार, खासकर गेहूं के मामा पर कड़ी नजर रखना और रस्ट जैसी बीमारियों के लिए सतर्क रहना। अगर इन पड़ावों का ध्यान रखा जाए तो एक अच्छी फसल की उम्मीद की जा सकती है। ये जानकारी वाकई बहुत गहरी और उपयोगी थी। सुनने वालों ने गेहूं की पूरी कहानी को बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। धन्यवाद। एक अंतिम विचार जो मैं छोड़ना चाहूंगी, जिस तरह 70 के दशक में नॉरिन-10 जीन ने हरित क्रांति लाकर भारत को भुखमरी से बचाया था, आज हम जलवायु परिवर्तन के मुहाने पर खड़े हैं। बढ़ती गर्मी और पानी की कमी एक नई चुनौती है। सही बात है। ऐसे में क्या हमें गर्मी और सूखे को सहन करने वाली नई किस्मों, जैसे हमने राज 4161 का जिक्र किया, पर शोध और उसे अपनाने पर और ज्यादा ध्यान केंद्रित करने की जरूरत नहीं है, ताकि भविष्य की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित हो सके?